नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं समान विज्ञान का, समान विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्नों का, जो कि बार बार कहीं कहीं बीपीएससी में बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ, बार बार पूछा गया। ठीक है, चलिए टाइम भी काफ़ी कम है, हम लोग करते हैं समान विज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन का, जो कि बीपीएससी में पूछा गया है या किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? एंगस्ट्रम इकाई। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की। ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य। बाकी ऊर्जा की इकाई आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, कौन सा ऊर्जा किसकी? ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। आवृत्ति, आवृत्ति क्या? हर्ट्ज। किसका? हर्ट्ज। वेग का क्या होता है? तो वेग का मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है, लीजिए आ गया फिर से, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को मापा जाता है किस में? हर्ट्ज में। ऑप्शन ए। बाकी आपको मीटर पर सेकंड अभी जस्ट बताएं किसका? वेलोसिटी का होता है। ठीक है, रेडियन किसका होता है? रेडियन कोण का, एंगल का होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। वाट किसका होता है? तो वाट किसका? पावर का होता है। चलिए, घड़ी में प्रयोग होने वाली, क्या बोल रहा है? घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्ज क्रिस्टल। कार्ज क्रिस्टल होते हैं क्या चीज़ का? तो कार्ज क्रिस्टल किसका बना होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। किसका होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं? SiO2 लिखते हैं। ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा, अगर कोई पूछ लेता है। और कार्ज क्रिस्टल का उपयोग जो है ना, रेडियो में भी किया जाता है और टेलीविजन में भी। किसमें? रेडियो और टेलीविजन, इनमें भी उपयोग किया जाता है इसका। किसका? कार्ज क्रिस्टल का। चलिए नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की इकाई। क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत शक्ति की इकाई की। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? आपको पता है? क्या है? वाट। ऑप्शन डी। चलिए आगे, दृश्य स्पेक्ट्रम क्या बोल रहा है? दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी है? 3900 एंगस्ट्रम से लेकर कितना? 7600 एंगस्ट्रम के बीच में। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, आप क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है आर्द्रता। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता नापी जाती है किस उपकरण से? तो हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए हाइड्रोमीटर क्या होता है? ये घनत्व को बताता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर में अंतर है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर से द्रवों के तुलनात्मक घनत्व का मापन करते हैं। हाइड्रोमीटर से किसका? याद रखिएगा, तुलनात्मक, तुलनात्मक किसका? घनत्व का। घनत्व का क्या करते हैं? ये मापन करते हैं। हाइग्रोमीटर से ऑलरेडी पता, आर्द्रता को मापते हैं। चलिए नेक्स्ट, दाब की इकाई क्या? आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो आप क्वेश्चन पूछ दिया निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो इसमें से अदिश राशि कौन सा है? तो कौन सा है? दाब। ऑप्शन बी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा थोड़ा सा। अदिश राशि सदी एक होता है अदिश, दूसरा होता है कौन सा? सदिश राशि। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सदिश राशि क्या होता है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है। दिशा और परिमाण दोनों होता है, ये चीज़ आएगा। अदिश राशि में केवल क्या होगा? तो अदिश राशि में ओनली क्या आपके लिए रहेगा? तो केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखिए। तो क्या हो गया ऑप्शन? ऑप्शन बी, दाब। सही कथन चुनिए। अब बोल रहा है सही कथन चुनने के लिए। सही कथन कौन सा है इसमें? एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें सही कथन क्या है? लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी, ये सही है। एक चीज़ याद रखिएगा, बैगनी रंग वायलेट जो होता है ना, वायलेट, ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य ठीक है कम होगा, तो ठीक है इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो इसकी आवृत्ति मैक्सिमम होगी। ठीक है, और रेड लाइट का, ठीक है, तरंगदैर्घ्य यदि ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम होगी। एक दूसरे का अपोजिट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? अब बोल रहा है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखिए, इनके साथ साथ और भी चीज़ याद रखिएगा सीवी रमन के अलावा। ठीक है, सीवी रमन के अलावा और कौन कौन है जो खास करके साइंस के क्षेत्र में? हरगोविंद खुराना, याद रखिएगा, हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में मिला था इसको नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। कब? 1983 ईस्वी में। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। ये किस चीज़ को लेकर के थे? तो ये भौतिकी को लेकर के थे, एक हरगोविंद खुराना चिकित्सा को लेकर के थे। साइंस का था तो साइंस से जुड़ा हुआ हम बता दिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अब ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी निकालना, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। क्या चीज़, फार्मूला ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुके हैं, F = 9/5C+32, ठीक है। अब इसको आप फार्मूला को निकाल लोगे आराम से, जब C का मान रखोगे, C का मान 9/5, C का मान दे रखा है 40 + 32, 5 × 8 = 40, 9 × 72 + 32 कितना हो जाएगा 100 कितना, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लोलक की कलावधि है। अब बोल रहा है लोलक की कलावधि, बोले तो लोलक का टाइम पीरियड पूछ रहा है आपका, तो किस पर क्या होता है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। आपको पता ही है टाइम पीरियड इक्वल टू लोलक का क्या होता है 2π√L/g, ठीक है। जी तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, तब किस पर रह गया डिपेंडेंट, एल पे रह जाता है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी। अब देखिए रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब क्वेश्चन पूछ दिया तो किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ऑप्शन ए, ठीक है। याद, इसी को सब्लिमेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए, टरबाइन एवं डायनेमो, क्या बोल रहा है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो किस ऊर्जा करते हैं, तो मैकेनिकल ऊर्जा को करते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायनेमो है क्या, तो इस चीज़ को रखिए, तो डायनेमो क्या है, तो क्या यांत्रिक ऊर्जा, डायनेमो करता क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी। चलिए, विद्युत धारा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो एमीटर से, किससे, एमीटर से, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए पोटेंशियोमीटर के बारे में देख रहे होंगे, पोटेंशियोमीटर किससे, ईएमएफ नापते हैं इससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पे मिला था, तो ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए, तो आइंस्टीन को किस कार्य पे मिला था, तो आपको ही पता होगा, तो इन चीज़ों को लेकर के, तो आइंस्टीन को मिला था किस पे, सबसे पहले तो नोबेल प्राइज़ मिला कब था, 1921 ईस्वी में, कब, 1921 में, किस चीज़ को लेकर मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव को लेकर के, तो क्या होगा, ऑप्शन डी हो गया। चलिए, आमतौर पर क्या बोल रहा है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो किस पदार्थ का बना होता है ये, तो आपको ही पता है, क्या आंसर आपको पता, टीन और शीशे के मिश्रण, ऑप्शन डी। इसको क्या बोलते हैं, नाइक्रोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइक्रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, जब किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर एक अर्धचालक, जो अर्धचालक होगा उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो घटता है, ऑप्शन बी। चलिए ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी ऐसा नहीं बदलती है, तो क्या नहीं बदलता है, तो क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है, ऑप्शन सी। चलिए, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है, तो ये चीज पूछ दिया, तो किसका होता है, क्या चीज कारण होता है, पृष्ठ तनाव होता है, क्या होता है, पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ दिया, जब एक पत्थर को चांद की सत्ता से पृथ्वी पर लाया जाता है, सत्ता नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, सतह, मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, क्या चीज होगा, सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो क्या होता है, इसका भार बदल जाएगा, परंतु क्या होगा, द्रव्यमान नहीं बदलता, ऑप्शन बी। अब बोल रहा है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, अब कौन सा, क्या पूछ दिया, रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो किसका होता है, टंगस्टन का इस्तेमाल होता है, किसका, टंगस्टन का, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, परमाणु बम का क्या बोल रहा है, परमाणु बम सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर, एक्चुअली परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो किस पर करता है, नाभिकीय विखंडन पे करता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यदि आपको पता हो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, तो लेवोजियर को, किसको, लेवोजियर को, ऑप्शन सी। चलिए, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, अब पीएच मान किसका 7 है, तो इनमें से पीएच मान किसका, आपको ही पता, शुद्ध पानी का भी पीएच मान 7 होता है, ठीक है, उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए क्या होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो गया, तो क्या होगा, ऑप्शन ई हो गया। चलिए, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, अब बोल रहा है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली कौन सी गैस होती है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी। चलिए,
कपड़े साफ करने में बोल रहा है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। तो कपड़ा साफ करने में कौन से डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें होता है कौन सा? सल्फोनेट होता है। ऑप्शन डी क्या होता है? सल्फोनेट होता है। कठोर डिटर्जेंट कठोर जल में भी क्या होता है? घुलनशील होता है। इन चीज़ को याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी। क्या बोलते हो आपको इसको? CuSO4 साथ में क्या? 5H2O क्या? कॉपर सल्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है क्या चीज़ है? तो ये जिप्सम। ऑप्शन डी क्या होता है इसका फार्मूला? CaSO4 × 12H2O। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में होता है? अब बोल रहा है कौन सा अम्ल सिरके में होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा होता है? एसिटिकम। क्या होता है? एसिटिकम। ऑप्शन डी। चलिए अब एसिटिक अम्ल का आपको पता ही फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। वर्ष 1945 में क्या बोल रहा है? नागासाकी। नागासाकी कहाँ पे? आपको ही पता होगा कहाँ पे? जापान। गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक का प्रयोग किया जाता? तो किस विस्फोटक का प्रयोग किया जाता? तो ये बोल रहा है नागासाकी को लेकर। याद रखिएगा जापान पे 2 परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। ये नागासाकी को लेकर के पूछ रहा है। तो नागासाकी पे कौन सा? प्लूटोनियम गिराया गया था। ऑप्शन सी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? 2 बम गिराए थे। एक 6 अगस्त को गिराया गया था 1945, एक 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। ठीक है, अब याद रखिएगा 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसको लिटिल बॉय बोला गया। ठीक है, और ये था क्या? यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। और 9 अगस्त को जो गिराया गया था नागासाकी में, ये प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। किसका? प्लूटोनियम का। ठीक है, चलिए और 9 अगस्त वाले बम को क्या बोला था? फैटमैन बोला जाता था। और 6 अगस्त वाले को लिटिल बॉय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अधिक, अब क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है इसमें? तो कौन सी है? तो पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। ऑप्शन डी। इस ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो पोटेशियम का पता ही होगा सिंबल के, उसके बाद सोडियम, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद कौन सा? Fe। ठीक है, ये चीज़ सीरियल याद है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आयोडीनीकृत लवण में रहता है। तो आयोडीनीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होता है? तो ऑक्सीजन आपको पता है केरोसिन में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो आपको पता है बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, आप बोल रहा है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या बोल रहा है? ट्राइग्लिसराइड है क्या? तो ट्राइग्लिसराइड वसा है। क्या है? वसा है। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, आप बोल रहा है ग्रीन हाउस। क्या बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा आता है? तो आपको ही पता है कौन सा? मीथेन भी होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ग्रीन गैस में, ये भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है। ये सब के सब है। तो क्या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन ग्रीज को हटाता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है साबुन जो है ना ग्रीज को हटाता है। तो साबुन ग्रीज को हटाता है किसके द्वारा? तो साबुन ग्रीज को हटाता है पायसीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? पायसीकरण के द्वारा। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए शुष्क बर्फ। अब शुष्क बर्फ ये तो आपको ऑलरेडी पता है, बहुत बार आप लोग एग्जाम में बना चुके हैं। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी पूछ रहा है किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा ये? CO2। ठीक है, चलिए निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ, अब क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो कौन सा पदार्थ करता है? सोडियम बेंजोएट। कौन सा होता है? सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन सी। चलिए अब क्या बोल रहा है ये? अब ये क्वेश्चन बोल रहा है ठोस कपूर से। अब देखिए सॉरी फोर्स नहीं होगा यहाँ, ठोस कपूर से मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। क्या चीज? ठोस कपूर से। ठीक है, कपूर वाष्प या वाष्प नहीं होगा, वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। बोले तो ठोस कपूर से लेकर के वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। बोले तो ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदलना, गैस में बदलना, क्या बोलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। चलिए तैरने के क्या बोल रहा है?
तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। किस कारण से जल जाती है? क्लोरीन के कारण से। यदि पानी में क्लोरीन की मात्रा अत्यधिक होगी तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? शरीर का मनुष्य का शरीर त्वचा जलने लगता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तब क्वेश्चन बोल रहा है किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किसके द्वारा? हेमेटाइट के द्वारा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। अब क्वेश्चन बोल रहा है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका? लोहे और क्रोमियम का। किसका? लोहा और क्रोमियम का, ऑप्शन सी। याद रखिएगा इसमें तो लोहा, आयरन याद रखिएगा Fe, इसमें आयरन की मात्रा होती है कितना? 89.4% के आसपास, ठीक है। और क्रोमियम क्या होता है? 10% के आसपास होता है, 10% का मैक्सिमम मात्रा देखिए 99% के आसपास यही चीज़ होता है। बाकी सब कार्बन रहता है, मैग्नीज रहता है, ठीक है। तो लोहा और क्रोमियम, ऑप्शन सी, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। चलिए नेक्स्ट, भारी पानी वह पानी होता है। तो भारी पानी कौन सा पानी होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है भारी पानी कौन सा पानी? तो कौन सा पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? आइसोटोप ले लेता है। क्या लेता है? हाइड्रोजन के स्थान पे आइसोटोप ले लेता है, ऑप्शन सी। चलिए आप बोल रहा है एल्कोहलिक खमीर, क्या बोल रहा है? एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 50 नंबर की, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व। तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन है? तो सबसे पहली बात तो यूरिया का फार्मूला आपको पता हो तो सारा तत्व पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? CONH2 का होल 2। तो आप देख लीजिए C है, O है, N है और H है। तो कहाँ पे है? CHN, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पित्तल में कौन सी धातु है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पित्तल में कौन सी धातु है। तो पित्तल में कौन सी धातु है? तो आपको पता है कौन सा? तांबा और जस्ता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है। तो मच्छर भगाने वाली में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एलिथ्रीन होता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है। देखिए एंटीबायोटिक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 है। तो एंटीबायोटिक कौन कौन है? आप देखिए इसमें से कौन सा? पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक के तौर पर आप लोग खाते होंगे, सल्फा डायाजीन भी एंटीबायोटिक है। तो क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से उपयुक्त में से एक से अधिक है, ऑप्शन ई, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? एक सच्चा फल नहीं है तो इस हिसाब से देखिए तो कौन सा? तो सच्चा फल सेब नहीं, ऑप्शन है। देखिए सच्चा फल कौन कौन सा नहीं है? तो सेब भी नहीं है, दूसरा कौन? काजू भी नहीं है। क्वेश्चन पूछ लेगा इसीलिए ऑप्शन आपको बता दें। सेब, काजू, नाशपाती, ठीक है, नाशपाती भी क्या है? सच्चा फल नहीं है, ठीक है। सच्चा फल नहीं है यानी बोलते हैं जिसको आप लोग बोलते रहते हैं असत्य फल, ठीक है, असत्य फल को लेकर के। बाकी अंगूर, खजूर और आलू बुखारा ये सब क्या है? सच्चा फल है, सच्चा फल या जिसको आप बोलते हो सत्य फल है, ठीक है। ये चीज़ पता रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, लौंग एक मसाला, क्या बोल रहा है? लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो किस भाग से प्राप्त होता है आपको पता? किससे? फूल की कली से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? विविधता का कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी, म्यूटेशन जिसको आप लोग समझते हो। अब चलिए नेक्स्ट, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तब बोल रहा है मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित किया? तो आपको पता किस चीज़ को? लैंगिक जनन को लेकर के था। किसको? लैंगिक जनन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? सुमेलित नहीं है। आप देखिए तो सुमेलित है रेटिनॉल, जीरोप्थेलेमिया, तो एकदम सही है, विटामिन ए बोलते हैं ना इसको, ऑप्शन है। टोकोफेरॉल, बेरी नहीं, ये नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। तो कौन? ऑप्शन बी नहीं है, ठीक है। बेरी होता है क्या? विटामिन B1 की वजह से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जिसको विटामिन B1 को आप लोग थायमिन भी बोलते हो, ठीक है। इन चीज़ों को साइनोकोबालेमिन क्या? रक्त अल्पता होता है, एकदम सही बात है। B12 जिससे बोलते हो आप लोग। आर्गे कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स जिसको विटामिन D2 बोलते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आती है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसुलिन, क्या बोल रहा है? इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? तो आपको पता हो तो कौन सा है? इंसुलिन क्या है? प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है, ऑप्शन डी। चलिए, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। अब बोल रहा है सौर ऊर्जा ATP में कब बदलती है? तो ATP में कहाँ बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में बदलती है, ऑप्शन बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापमान, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो एक सेकंड, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है शरीर का तापमान नियंत्रित, आपको पता है कौन, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज, क्या बोल रहा है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, तो सबसे पहली बार जीवाणु की खोज किया क्या कभी था, 1676 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। अब किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था, ऑप्शन डी। चलिए अब क्वेश्चन बोल रहा है सर्वदाता, क्या बोल रहा है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का वर्ग ग्रुप क्या होता है, रक्त का ग्रुप क्या होता है, तो क्या होता है सर्वदाता रक्त ग्रुप कौन सा होता है, ऑप्शन ओ, ऑप्शन सी। ओ को बोलते हैं सर्वदाता, इसी को बोलते हैं डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ए बी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किसका घटिया स्रोत है, आपको पता है दूध किसका घटिया स्रोत है, तो ये चीज़ बताने वाली जरूरत है नहीं, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है, ऑप्शन सी, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, घटिया स्रोत क्या होगा, विटामिन सी। चलिए विकास का, अब बोल रहा है कि विकास का मुख्य कारक क्या है, तो विकास का मुख्य कारक क्या है, तो प्राकृतिक वरण, क्या होता है, प्राकृतिक वरण विकास का मुख्य कारण, ऑप्शन डी। अब बोल रहा है किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है आपसे, किसके कारण होता है, क्या चीज़, ये गलत हो गया, यहाँ पे एड्स लिखना चाहिए था, एड्स छूट गया, एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स किसके कारण होता है, तो आपको पता है विषाणु या वायरस के कारण होता है, ऑप्शन डी, ठीक है, कोई ना कोई बीमारी होना चाहिए, ठीक है, छूट गया बीमारी का नाम, हम डाल दिए वैसे। अब क्वेश्चन क्या है, अब बोल रहा है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो एक पेड़ से मिलता है, जो आप एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, एक पेड़ से मिलती है, ऑप्शन सी। अब ये कौन सा पेड़ है, विलो का पेड़, आप लोग पता होगा, विलो का पेड़ काफ़ी बार रट चुके होंगे, विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है, और ये वेदना जो दर्द होता है ना उसको कम करने के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है दवाई के रूप में। चलिए अब नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए, तो सबसे पहली बात तो आपको पता है हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में दिया गया था, क्या चीज़, तो किस चीज़ के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, किस आविष्कार के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, अब बोल रहा है इस शर्कराओं, क्या बोल रहा है, शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो शर्कराओं में सबसे मीठी क्या होती है, तो फ्रक्टोज होती है, क्या होती है, फ्रक्टोज, ऑप्शन है, या बोल देगा चीनी में सबसे मीठी कौन होता है, तो फ्रक्टोज, ठीक है। चलिए जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हो जाते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए ये थे टोटल 17 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं। आई होप ये आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ करें चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।